आगे काट कर फेंक देंगे तो हाथ के बल जाऊंगी, हाथ काट कर फेंक देंगे तो सर की बल जाऊंगी। मजबूरी कैसे मैं बताऊं, किया है मैंने तुझे प्यार किया है। मैं उसे मना कर लूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा मंगलसूत्र। बाइक से उतरते ही जैसे हवा एक पल के लिए थम गई। ये था राजा। राजा जो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सामने वाला कई मिनट तक उसके शब्दों में उलझा रह जाता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शायद सपनों की चमक थी, या फिर वह दर्द जो गरीबी में पलता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक बेपरवाह मुस्कान रहती जो न जाने कितनी मुश्किलों को छुपा लेती थी। उसके पास पैसे नहीं थे पर हिम्मत थी। उसके पास महंगी घड़ी नहीं थी पर वक्त को अपनी शर्तों पर जीने का जज्बा था। क्या सर, ये झूठ बोल रही है सर, मैंने कुछ नहीं किया। और ये पूछिए, घर में उसके पिता हजारी प्रसाद रोज पैसा जोड़ते थे, पर मन में अमीरी का सपना इतना बड़ा था कि सच और झूठ का फर्क भूल चुके थे। राजा ने बचपन से ही देखा था कि उसके पिता अक्सर दुनिया के आगे खुद को अमीर बताकर, ऊंची ऊंची बातें कर, छोटे छोटे झूठ बोलकर अपनी एक नकली इज्जत का ढांचा बनाते थे। राजा ये सब समझता था पर पिता से प्यार भी करता था और उनकी कमजोरी को स्वीकार भी। डैडी, आप मेरी शादी किससे करवा रहे हैं? इस लफंगे से? इसकी शादी तो मैं अपनी चिंकी से भी नहीं करवाऊंगी। दूसरी तरफ सुबह का समय था जब कॉलेज के चौड़े फाटक पर सफेद रंग की एक महंगी कार आकर रुकी। कार के दरवाजे खुलते ही जैसे हवा में एक नयापन घुल गया। बाहर निकली मधु। उसकी चाल में नजाकत भी थी और अकड़ भी। सफेद दुपट्टा हल्की हवा में लहराता हुआ उसके व्यक्तित्व को और मुकम्मल बनाता था। मधु किसी साधारण परिवार से नहीं थी। उसका घर बड़ा था, सोने के झूमर वाले ड्राइंग रूम, बड़ी इमारतें, महंगी गाड़ी, और उस सारे वैभव का मालिक था उसका पिता धर्मराजा। वह आदमी कम बोलता था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कठोरपन था कि सामने वाला खुद ही अपने शब्दों पर नियंत्रण कर ले। उसके लिए पैसा ताकत था और ताकत ही जीवन की असली पहचान। मधु उसी माहौल में पली बड़ी थी। वह अमीर थी पर दिल में मासूमियत भी थी जो पिता के कठोर अनुशासन में दब गई थी। और इसीलिए मधु अक्सर थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा जिद्दी और थोड़ा अकड़ से भरी लगती थी। मधु और राजा की दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। एक गरीबी में सांस लेता था, एक अमीरी में सांसें गिनता था। एक सपनों के लिए संघर्ष करता था, एक सपनों को अपनी मुट्ठी में कैद रखती थी। और अक्सर किस्मत ऐसे विपरीत स्वभाव वाले लोगों को ही टकराती है। फ्रेशर्स फेयर का दिन था। कॉलेज में कोलाहल फैला हुआ था। हर तरफ स्टॉल, पोस्टर, चाय कॉफी, सीनियर्स की हंसी, नए छात्रों की घबराई निगाहें और संगीत की गूंज। राजा अपनी तेज चाल में आगे बढ़ रहा था, दोस्तों को कुछ सुनाते हुए हंस रहा था। तभी सामने से आती मधु उससे टकरा गई। मधु के हाथों में पकड़ी किताबें गिरकर जमीन पर बिखर गईं। पल भर के लिए दोनों की निगाहें मिलीं। ये वह नजर थी जो बाद में प्रेम में बदलने वाली थी, पर उस समय इसमें सिर्फ एक जलती हुई चिंगारी थी। मधु ने राजा को ऐसे देखा जैसे किसी ने उसकी गरिमा को ठुकरा दिया हो। राजा ने भी उतने ही बेपरवाह अंदाज में उसे देखा। मधु ने तीखी आवाज में कहा कि वह जानकर टकराया है। राजा मुस्कुराया और बोला कि अगर जानकर टकराता तो किताबें नहीं, लोग गिरते। मधु वो आके गिरे हम पे बिजली के खंबे की तरह, खुदा की कसम के चेहरे पर गुस्से की लालिमा फैल गई। ये टकराव पहला था पर आखिरी नहीं। दोनों के बीच अब ठन चुकी थी। जब जब रास्ते मिलते, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तकरार, कोई ना कोई जुबानी युद्ध हो ही जाता। कभी राजा उसके सामने से गुनगुनाते हुए गुजरता और मधु को लगता कि वह उसे चिढ़ा रहा है। कभी मधु किसी शिक्षक से शिकायत कर देती कि राजा ने फिर से शरारत की। कभी मधु उसकी नोटबुक छुपा देती, कभी राजा मधु के दोस्त के सामने कोई टिप्पणी कर देता। जैसे कॉलेज जीवन का एक प्रमुख मनोरंजन बन गया था राजा और मधु की अनकही दुश्मनी। मधु को लगता था कि राजा एक बेकार, गंवार और आवारा लड़का है। राजा को लगता था कि मधु एक अकड़ से भरी अमीर लड़की है जो दुनिया को अपने पैसों से था।
आज अपने सैंडल से तेरा मुंह लाल कर दूंगी। बोलती है। दोनों एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा हुआ था। राजा के पिता हजारी प्रसाद को जल्द ही पता चलता है कि मधु बहुत अमीर है। उनका लालच जाग उठता है। वो किसी तरह धर्मराजा के घर पहुंचते हैं और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगते हैं। इस रिश्ते तक पहुंचने के लिए वह अपने आप को अमीर बताते हैं, दिखावा करते हैं और कई झूठ बोलते हैं। पर धर्मराजा कोई मूर्ख नहीं थे। वो उनकी असलियत भांप लेते हैं और उन्हें ऐसी फटकार लगाते हैं कि हजारी प्रसाद शर्मिंदा होकर लौट आते हैं। ये बात राजा तक पहुंचती है और वो दुखी भी होता है और गुस्से से भर भी जाता है। मिस्टर मेहरा, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। तू मुझे तमीज सिखाएगा? उसे लगता है कि मधु का परिवार अहंकार से भरा हुआ है और शायद मधु भी। उधर कॉलेज में एक वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। भाग्य को शायद यह मजाक पसंद था कि राजा और मधु को एक ही आयोजन की जिम्मेदारी मिली थी। दोनों पहले तो इसमें शामिल होने को तैयार नहीं हुए, लेकिन शिक्षक की सख्ती सामने मजबूर हो गए। शुरुआत में दोनों ने बात तक नहीं की, लेकिन जब बिना बात किए काम नहीं चल पाया तो हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। इसी बातों में राजा को एहसास हुआ कि मधु सिर्फ अमीर नहीं बल्कि अंदर से संवेदनशील भी है। और मधु को लगा कि राजा दिखने में चाहे बिंदास और बदतमीज लगे, पर उसके दिल में सच्चाई है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। राजा मधु को हंसाने लगा, मधु राजा की बातों पर नाराज होने की जगह मुस्कुराने लगी। कॉलेज की कैंटीन अब उनके लिए एक जगह नहीं, एक याद बन रही थी। लाइब्रेरी में आने वाली खामोशियां एक अनकहा रिश्ता बुन रही थीं। सड़क किनारे की छोटी छोटी बातें जीवन के बड़े बड़े अर्थ खोल रही थीं। दोनों अनजाने में ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर अक्सर प्यार चुपचाप दिल में उतरता है और जब इंसान को पता चलता है तब तक वह दिल पर शासन करने लगता है। एक दिन राजा और मधु दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। राजा ने मधु से पूछा कि क्या वह कभी खुलकर रोई है। मधु की आंखें भर आईं। राजा ने महसूस किया कि अमीरी इंसान को ऊपर से चमका देती है, लेकिन अंदर से अकेला छोड़ देती है। उसी पल मधु ने महसूस किया कि कोई है जो उसे समझता है। यही वह पल था जब दोनों के भीतर प्रेम की जड़ें गहरी होने लगीं। लेकिन प्रेम जितना मधुर होता है उतना ही कठिन हो जाता है जब उसके सामने समाज, परिवार और अहंकार खड़े हो जाते हैं। धर्मराजा को जैसे ही मधु के इस रिश्ते के बारे में पता चला, उनका क्रोध आकाश छूने लगा। उन्होंने मधु को घर में बंद कर दिया, फोन छीन लिया, कॉलेज से दूर कर दिया। मधु रोती रही पर पिता नहीं पिघले। प्यार और पिता के आदेश के बीच वह टूटती जा रही थी। राजा भी बेचैन था। उसे मधु की आवाज सुनने को तरस लगने लगी। अंत में मधु एक दोस्त की मदद से राजा तक संदेश पहुंचाती है। राजा उसे चुपके से मिलता है और मधु उसकी बाहों में फूट फूट कर रो पड़ती है। पापा मुझे तुमसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उनके साथ नहीं जाऊंगी राजा। दोनों जानते थे कि अब ये रिश्ता रोकना मुश्किल है। राजा ने कहा कि वो उसके लिए हर लड़ाई लड़ेगा। मधु ने कहा कि वो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ी रहेगी। दोनों ने फैसला किया कि अब शादी करना ही सबसे सही रास्ता है। वे दोनों घर से भागकर एक छोटे मंदिर में शादी कर लेते हैं। वहां कोई सजावट नहीं थी, कोई बैंड नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, पर दोनों के दिलों में सातों फेरे अपनी पूरी पवित्रता के साथ घूम रहे थे। मधु ने राजा के नाम का मंगलसूत्र पहना और उसी क्षण जैसे दोनों की जिंदगी एक हो गई। लेकिन शादी के बाद असल जिंदगी शुरू होती है। मधु ने अमीरी का जीवन जिया था और अब अचानक गरीबी की दुनिया में कदम रखा। राजा के घर में पैसों की कमी थी,
जरूरतें थीं, तंगी थी, पर मधु ने कभी शिकायत नहीं की। बावर्ची की नौकरी जरूर मिल जाएगी। ये क्या? मेरे उसने धीरे धीरे सब सीख लिया, चूल्हे पर खाना बनाना, घर साफ करना। समय बीतता गया, राजा और मधु का प्रेम और मजबूत होता गया। धर्मराजा धीरे धीरे अपनी गलती समझने लगे। उन्होंने मधु और राजा को स्वीकार किया। उन्होंने राजा को गले लगाया और मधु को आशीर्वाद दिया। मैंने तुझे प्यार किया है। हजारी प्रसाद भी अपनी गलतियों को मानने लगे और परिवार एक दूसरे के करीब आ गया। जिस कहानी की शुरुआत दुश्मनी से हुई थी, वह मोहब्बत की मिसाल बनकर खत्म हुई। राजा और मधु की कहानी यह बताती है कि प्रेम एक ऐसा बीज है जो कठिन जमीन में भी अंकुरित हो जाता है। एक ऐसा दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है, और एक ऐसी ताकत है जो अहंकार, दूरी, रिश्तों की दीवार और समाज की बंदिशें सब तोड़ देता है। साथिया तेरा हो भला, यही मेरे। मैं उसे मना कर लाऊंगी। आगे काटकर फेंक देंगे तो हाथ के बल जाऊंगी, हाथ काटकर फेंक देंगे तो सर के बल जाऊंगी, सर काटकर